हेलो फ्रेंड्स, जेएमएल ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम ह्यूमन बॉडी का जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ऑर्गन सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके कनेक्टेड जो ऑर्गन है, जैसे कि स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसके कनेक्टेड जो ऑर्गन है वो सब है। इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एनाटॉमी स्टडी करेंगे। इससे जो कनेक्टेड जो ऑर्गन्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा पाथवे है वो पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा है उसमें सिंपली हम एयर को इनहेल करते हैं और उसको बाहर भी निकालते हैं। सांस को अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये जो उसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहले ऑर्गन की बात करें तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टार्ट होता है अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। तो हमारे जो अपर लिप्स है उसके ऊपर पैर में जो नोस्ट्रिल्स है, ये जो नोस्ट्रिल्स है इससे हम एयर को इनहेल करते हैं। ये जो नोस्ट्रिल्स है वो ओपन होता है नेजल चैम्बर में। नोस्ट्रिल के पीछे पूरा चैम्बर होता है। तो ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है वो ओपन होता है नेजल चैम्बर में। एंड ये जो नेजल चैम्बर है वो ओपन होता है नेसोफेरिंक्स में। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने नेसोफेरिंक्स के बारे में पढ़ा था। ये जो फेरिंक्स है वो फूड एंड एयर दोनों को पास करता है। तो अभी हमने देखा था कि ये जो नेसोफेरिंक्स है उसके अंदर फूड एंड एयर ये दोनों को पास करता है। बट जब फूड हम स्वेलो करते हैं तब ये जो फूड है वो ऑलवेज हमारे फूड पाइप इसोफेगस में जाता है एंड जो एयर है वो हमारे ट्रेकिया में आता है, हमारे लंग्स में जाता है। तो उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? तो उसके पीछे का मैकेनिज्म है एपिग्लोटिस। ये जो लैरिंक्स है उसके ऊपर कार्टिलेज का बना हुआ ये जो एपिग्लोटिस है वो क्या करता है? फूड को ऑलवेज हमारे जो फूड पाइप है इसोफेगस है उसके अंदर ही जाने देता है। उसको ये जो विंड पाइप है उसके अंदर आने नहीं देता है। तो ये फंक्शन हुआ एपिग्लोटिस का। तो ये जो ट्रेकिया है उसका जो ऊपर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं लैरिंक्स। ये जो लैरिंक्स है उसके अंदर कार्टिलेज का बना हुआ ग्लोटिस होता है और ये जो ग्लोटिस है वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है वहां से साउंड बनता है। तो ये जो लैरिंक्स है वो हमारा साउंड बॉक्स है, उससे हम आवाज बना सकते हैं। ये पूरी मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं उस टाइम ये जो फ्लैप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जो ग्लोटिस है, वो वाइब्रेशन होता है और साथ में हमारी जो माउथ के अंदर जो टंग है उसकी मूवमेंट, ये दोनों चीज मिलके पूरा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बनता है और इससे हम बोल पाते हैं। तो ये जो लैरिंक्स है वो हमारा साउंड बॉक्स है। आगे हम बात करते हैं, लैरिंक्स ओपन होता है ट्रेकिया के अंदर। अब हम पूरा पाथ देखते हैं। ये जो एयर का जो पाथ है वो देखते हैं। तो लैरिंक्स ओपन होता है ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया है वो हमारे जो वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा है, जो स्पाइन की वर्टिब्रा होती है, तो थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 5 से वो डिवाइड होता है और वो डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में। और ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है अब वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है।
प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है टेरिटरी ब्रोंकाई में। आगे ये जो टेरिटरी ब्रोंकाई है वो भी फर्दर डिवाइड होके बनता है ब्रोंक्यूल्स। एंड ये जो सारे ब्रोंक्यूल्स है, छोटी छोटी जो पाइप है, उसके एंड पार्ट में बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं एल्वोलेट, उसको हम बोलते हैं एल्वोलेट। तो ये जो पूरा पाथवे है वो कैसा बना, स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपन होता है नेजल चेंबर में, नेजल चेंबर ओपन होता है नेजोफेरिंक्स में, नेजोफेरिंक्स ओपन होता है लैरिंक्स में, लैरिंक्स ओपन होता है ट्रेकिया में, ट्रेकिया वो फर्दर डिवाइड होकर प्राइमरी ब्रोंकाई बनती है, प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होकर टेरिटरी ब्रोंकाई, वो आगे डिवाइड होती जाती है और लास्ट में ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के जो एंड होता है वहां पे बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। तो ये जो लंग्स है उसके अंदर जब हम देखते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है, जस्ट लाइक ए ट्री। जो ट्री होता है उसका उसके जैसा ही स्ट्रक्चर हमारे लंग्स के अंदर बनता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई ट्री, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई ट्री। अब हम देखते हैं ये जो हमारा लंग्स है, तो हमारे बॉडी में ये जो थोरेसिक कैविटी है उसमें अ पेयर ऑफ लंग्स होता है, मतलब दो लंग्स होता है। जो लंग्स है उसको जो मेम्ब्रेन है उसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन दो है, इनर का जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो ब्रोंकाई ट्री की सरफेस के साथ में अटैचमेंट होता है, और आउटर जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरेसिक कैविटी जहां पे रिब्स होती है उसके साथ में अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो दोनों मेम्ब्रेन है उसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल लिक्विड। तो ये जो पूरी मैकेनिज्म है तो उससे जो लंग्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको शॉक एब्जॉर्ब बना देता है। ये जो पूरी सिस्टम है, दो मेम्ब्रेन उसके बीच में प्रवाहित, उसके बीच में जो लिक्विड है, तो उससे इंटरनल जो पूरी ब्रोंकाई ट्री है उसको शॉक नहीं लगता है, वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमने देखा ये जो पूरा सिस्टम कैसे बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो पाथ है वो ऑलवेज ओपन रहता है। अगर आप इमेजिनेशन करो, आप सोए हुए हो एंड ये जो ट्रेकिया है वो कोलैप्स हो जाती है, तो क्या होगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे, आप डेथ हो जाएंगे। अगर हम सांस नहीं लेते हैं तो हम डेथ हो जाते हैं। अगर आप सोए हुए हो और ये ट्रेकिया कोलैप्स हो जाती है तो क्या होता है, हम डेथ हो जाएंगे। बट ये कभी कोलैप्स नहीं होती, क्योंकि ये जो ट्रेकिया है उसके आउटर सरफेस में सी शेप के कार्टिलेज है। ये जो सी शेप के कार्टिलेज है, इससे ये जो ट्रेकिया है वो कभी कोलैप्स नहीं होती। ये जो कार्टिलेज है इसको हम फील भी कर सकते हैं। ये जो हमारा हैंड है तो नेक के ऊपर रखोगे तो आप ये जो सी शेप की जो कार्टिलेज जो रिंग है उसको आप फील कर सकते हो। तो ये जो रिंग है उसका फंक्शन क्या है कि ये जो एयर होने का जो वे है उसको कोलैप्स नहीं होने देते। तो ये जो सी शेप की कार्टिलेज की रिंग है वो कहीं कहीं होती है, तो ट्रेकिया में होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई में होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी होती है। इससे पूरा ये जो पाथ है वो ओपन रहता है। आगे हम बात करें कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं, अभी हमने बहुत बार पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, बट ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि हम एयर को इनहेल करते हैं। जो एनवायरनमेंट में एयर है वो सांस के थ्रू अंदर जाके, ओनली ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता।
नाइट्रोजन है एयर के अंदर, बहुत सारी गैसेस है, वो सारी गैस अंदर जाती है। बट हमारा जो लंग्स है उसमें जो एयर आती है उसमें से ऑक्सीजन ओनली ये ब्लड की अंदर एयर होती है, मतलब कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन ही ओनली जाती है। दूसरी जो एयर है जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसमें बाहर निकल जाती है। तो हम ओनली ऑक्सीजन सांस में नहीं लेते हैं, हम पूरी एयर को सांस में लेते हैं। हम बात करते हैं जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो बाद में क्या होता है, ये जो पूरी एयर है वो एल्वेलाई में भर जाती है और एल्वेलाई के आउटर सरफेस में बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है जिसके अंदर ब्लड होता है। तो ये एल्वेलाई में से जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के अंदर चला जाता है। तो ये जो पूरा ब्लड है अब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ये कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है वो आगे जाएगा हार्ट के अंदर, हार्ट में से जाएगा हमारे पूरे बॉडी के अंदर। तो हमारा पूरा बॉडी के जो सेल है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से मिलती है? तो हम जब खाना खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज सारे सेल में जाता है और जब ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से हमें एनर्जी मिलती है फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना होता है तब ये ऑक्सीजन जरूरी होता है, मतलब कि हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो सारे ये हमारे बॉडी के सेल है वो ऑक्सीजन ये जो ब्लड है उसमें से ले लेते हैं और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक बाई प्रोडक्ट है उसको हमारी बॉडी में से बाहर निकालना जरूरी है। तो ब्लड स्ट्रीम हमारे सारे सेल से CO2 को कलेक्ट करते हैं और ये हार्ट में आता है। हार्ट ये ब्लड को लंग्स में देता है और लंग्स में क्या होता है, ये जो एल्वेलाई की सरफेस है वहां से CO2 फिर से ये एल्वेलाई में चला जाता है। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसके साथ में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। तो ये हमने पूरा देखा कि ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है। चलो ये अब हम देखते हैं कि ब्रीथिंग कैसे होता है। हम कंटिन्यूसली ब्रीथिंग करते हैं, एवरेज टाइम उसका होता है 18 ब्रीथिंग पर मिनट। हम एक मिनट में 18 एवरेज 16 टू 18 टाइम ब्रीथिंग करते हैं। सांस अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं तो उसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। तो 18 एवरेज 16 टू 18 टाइम ब्रीथिंग करते हैं। तो ये ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, ब्रीथिंग में हमारे इंटरनल ऑर्गन कैसे काम करते हैं, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में क्या होता है? फर्स्ट इज इंस्पिरेशन एंड सेकंड इज एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब हम सांस को अंदर लेते हैं और एक्सपिरेशन मतलब सांस को बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंस्पिरेशन। यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन है, जो लंग्स का क्रॉस सेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं। ये जो पार्ट है ये हमारी स्पाइन का जो वर्टिब्रा है, जो पीछे का पार्ट स्पाइन का वर्टिब्रा है। आगे की बात करें तो ये जो है वो बोन है, उसका नाम है स्टर्नम। इसको आप फील भी कर सकते हो। हमारे चेस्ट में ऊपर का जो बोन है उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। एंड नीचे की तरफ ये देखें तो ये मसल्स का बना हुआ डायफ्राम। तो ये पूरी जो डायग्राम है ये आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि जब इंस्पिरेशन होता है तब अंदर का जो मैकेनिज्म है
वो कैसे वर्क करता है और इंस्पिरेशन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर एयर का प्रेशर होता है और हमारे जो लंग्स है उसके अंदर भी एयर का प्रेशर होता है। जब हम एयर बाहर निकालते हैं उसके बाद में क्या होता है कि लंग्स के अंदर एयर का वॉल्यूम कम हो जाता है और आउटर जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर एयर ज्यादा होती है। तो वन टाइप ऑफ प्रेशर बनता है लंग्स में एयर को जाने। तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा कि जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि डायाफ्राम नीचे की तरफ आएगा और उसके साथ में ही ये जो स्टर्नम है वो रेज होगा, मतलब कि स्टर्नम ऊपर की तरफ जाएगा। इससे ये जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर उसमें स्पेस बनती है और जब स्पेस बनती है तो जो प्रेशर का डिफरेंस होता है उससे जो आउटर जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर आती है। हम फील कर सकते हैं जब हम सांस को अंदर लेते हैं, हम जब इंस्पिरेशन करते हैं तब हमारी चेस्ट ऊपर जाती है, मतलब कि जो रिब्स एंड जो स्टर्नम है वो ऊपर आते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, इससे थोरेसिक कैविटी में स्पेस बनती है और जो प्रेशर ऑफ एयर है इसकी वजह से जो आउटर एनवायरनमेंट में जो एयर है वो लंग्स के अंदर आती है। इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। एंड जब हम इंस्पिरेशन करते हैं मतलब कि एयर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर आती है। अब हम क्या करते हैं, एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन में क्या होता है, हम एयर को बाहर निकालते हैं तो उस टाइम क्या होता है, डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है। एक्सपीरेशन में क्या होता है, डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है। डायफ्राम रिलैक्स होकर जब ऊपर जाएगा तो लंग्स के ऊपर प्रेशर बनेगा एंड जो स्टर्नम है वो अपने ओरिजिनल जो पोजीशन है उसमें वापस आता है। तो स्टर्नम भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में जब वापस आता है एंड डायफ्राम रिलैक्स होता है तो ये थोरेसिक कैविटी है उसमें जो लंग्स होते हैं, जो एयर से भरे हुए लंग्स होते हैं उसमें प्रेशर बनता है और इस प्रेशर से जो लंग्स में जो एयर होती है वो बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं एक्सपीरेशन। तो ये पूरा मैकेनिज्म हुआ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब इंस्पिरेशन होता है तब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड जब एक्सपीरेशन होता है तब डायफ्राम अपने रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। जब इंस्पिरेशन होता है तब स्टर्नम राइज होता है, ऊपर जाता है, साथ में जो हमारे रिब्स है वो भी ऊपर जाते हैं। जब एक्सपीरेशन होता है तब स्टर्नम अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन में वहां पे वापस आता है और जो रिब्स है वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म हुआ ब्रीथिंग का। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। हमने देखा कि जो ब्लड कैपिलरीज है वो एल्वेओलाइ से ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो ये जो एल्वेओलाइ है, ये जो एल्वेओलाइ है उसमें से जब ऑक्सीजन को कैरी करती है तो एल्वेओलाइ में जो एयर होती है तो यहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करती है। बाद में ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में कैसे आगे बढ़ाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का कैसे होता है। चलो हम देखते हैं 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बाय आरबीसी। हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो यहां से जो ब्लड स्ट्रीम है तो उसमें जो आरबीसी है तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोग्लोबिन के साथ में ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ये जो आरबीसी है वो हमारे पूरे ब्लड में आगे बढ़ते हैं और हमारे पूरे जो बॉडी है तो हर एक सेल तक वो जाते हैं। और 3% ऑफ ऑक्सीजन है वो कैसे कैरी होता है, तो कैरीड इन डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा।
तो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ब्लड प्लाज्मा क्या है। मेनली हमारा जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा होता है एंड सेल्स होता है। सेल्स में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा है वो वाटर लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो 3% ऑफ ऑक्सीजन है वो कैसे कैरी होता है, तो ब्लड प्लाज्मा में वो डिसॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे सेल तक पहुंच जाता है। अब सेल क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे सेल से हमारे लंग्स तक कैसे ट्रैवल करता है, आप देखते हैं तो 20 to 25% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसीज के थ्रू ट्रैवल करता है। 70% ऑफ जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट बनके हमारे सेल से लंग्स तक ट्रैवल करता है एंड 7% ऑफ जो CO2 है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होके वो हमारे सेल से हमारे लंग्स तक ट्रैवल करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हमारे लंग्स से हमारे सेल तक। तो वहां तक 97% ऑफ ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू ट्रैवल करता है एंड 3% ऑफ ऑक्सीजन है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होके वो ट्रैवल करता है। और हम देखते हैं कि सेल से हमारे बॉडी के हर एक सेल से लंग्स तक CO2 कैसे ट्रैवल करता है, तो 20 to 25% आरबीसी के थ्रू, 70% बाइकार्बोनेट बनके एंड 7% ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व। तो ये हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। तो आज हमने देखा कि हमारा पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, उसका फंक्शन कैसा होता है। आज हम बात करेंगे ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो कई बार उसके अंदर कोई एरर आ जाती है, उसके डिजीज हो जाता है, उसके अंदर डिजीज होता है जैसे कि कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, कभी कभी न्यूमोनिया भी होता है। तो ये कफ कोल्ड जो सिंपल कफ एंड कोल्ड है वो रीनो वायरस से होता है, उनको वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं। वायरल इन्फेक्शन से कफ एंड कोल्ड हो जाता है, वो सिंपल सी बात है। कभी कभी लंग्स के अंदर प्यूरल लिक्विड भर जाता है, जो एल्वेलाई है तो उसके अंदर पानी भर जाता है, उसको हम न्यूमोनिया बोलते हैं। पर अभी एक जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसमें एक इंफेक्शन फैलाने वाला वायरस अभी अभी चल रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके ऊपर जो अटैक करने वाला जो कोरोना वायरस है वो क्या है। तो डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हम देखेंगे कि ये कोरोना वायरस डिजीज क्या है। तो हम सब जानते हैं कि कोविड-19 ऐसे हम बोलते हैं। कोविड-19 क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2019 दिसंबर 2019 ये चाइना के वुहान से फैला था, इसलिए उसको कोविड-19 बोलते हैं। ये जो कोरोना वायरस है ये पूरा एक ग्रुप है, वायरस का एक ग्रुप है, उसमें से एक नया वायरस जो है उसको हम बोलते हैं कोविड-19। ये जो कोविड-19 है सिंपल से उसका फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस डिजीज। तो अब हम बात करते हैं ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिजीज है, वो सिंपल से वन टाइप ऑफ सार्स है। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो पहले कोरोना वायरस है उसके बारे में बात करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो आउटर लेयर कोरोना वायरस का है वो मेड अप ऑफ प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन से वो बना होता है। हम डिटेलिंग में बाद में जाएंगे, पर अभी ये याद रखो कि जो कोरोना वायरस है तो उसका जो आउटर जो लेयर है वो प्रोटीन का बना होता है एंड इनर में जो जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम है, वो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, वो है आरएनए।
मोस्टली क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। बट ये जो कोरोना वायरस है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड। जब ये कोरोना वायरस फैलता कैसे है, कभी जब हम छींकते हैं तो हमारे जो छींकने से जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स एयर में फैलते हैं, तो एयर में ये जो ड्रॉप्स है वो कहीं भी लग सकते हैं, जैसे कि कोई रूम का हैंडल है, डोर का हैंडल है, और कहीं भी आप ट्रैवल करते हो तो छींकने से ये जो ड्रॉप्स है वो कहीं भी लग सकते हैं। अगर आप इस ड्रॉप्स में कनेक्ट में आते हो तो इससे आपको जो वायरसेस है वो आपके अंदर आ जाता है, और कहाँ पे वो अटैक करता है, तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां पे अटैक करता है। और क्या क्या सिम्टम्स होता है उसमें, तो फर्स्ट ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब कि हमारे जो ब्रीदिंग है वो शॉर्ट हो जाती है, जिससे हमें डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, हम सही तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर पाते। एंड क्या होता है, फीवर। तो ये सिंपल सिम्टम्स है कि सिंपल फीवर आता है, ड्राई कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, एंड डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। ये सारे सिंपल से सिम्टम्स है। अभी इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं इस बीमारी से मर चुके हैं, और भी इस टाइम अभी कोई मेडिसिन नहीं बनी है। जब इस डिजीज की मेडिसिन नहीं बनी है तब इसको रोकना ही फर्स्ट होता है, मतलब प्रिवेंशन ही हमारा फर्स्ट है। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको हम रोक कैसे सकते हैं, जैसे कि हमें स्टे होम, घर पर ही रहना चाहिए, काम ना हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, एंड जब भी आप बाहर निकलते हो तो कीप अ सेफ डिस्टेंस, दूसरे जो लोग हैं उससे आप डिस्टेंस बनाए रखें, एवरेज 1 या 2 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखें। जब आप बाहर से घर आते हो तब फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर हैंड, क्योंकि ये जो वायरस है वो कहीं भी सरफेस पे लगा होता है, अगर इस सरफेस से आपका हैंड टच हो जाता है और देन ये हैंड आपके नोज से टच होता है तो वायरस फैल सकता है, आपके अंदर आ सकता है। तो फर्स्ट जब भी आप घर आते हो वॉश योर हैंड फर्स्ट, एंड आपको रिपीटेडली अपने जो हैंड है उसको वॉश करना है। बाद में जब भी आप बाहर जाते हो तो कवर योर नोज एंड माउथ, फेस मास्क लगाए रखो, इससे जब आप छींकते हो तो उससे जो वायरस है वो स्प्रेड नहीं हो पाता। तो हमने देखा कि ये जो कोरोना वायरस डिजीज है इसको हम सार्स भी बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसकी जब महामारी चल रही है तब उसकी अभी तक कोई प्योर मेडिसिन नहीं है, तब क्या करना है हमें, प्रिवेंशन, घर पर रहना है, कीप सेफ डिस्टेंस बनाए रखना है, अपने हैंड को रिपीटेडली वॉश करना है, फेस मास्क पहनना है, नोज एंड माउथ को ढक के रखना है। तो ये हमारा हुआ एक जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है वो। तो आज हमने बहुत सारा सीखा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम सांस कैसे लेते हैं, बाहर कैसे निकालते हैं, एंड ये जो गैस है वो ट्रैवल कैसे करती है, ऑक्सीजन कैसे ट्रैवल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रैवल करता है, एंड हमने मोस्टली देखा कि हमारा पूरा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसकी एनाटॉमी क्या है, और हमने बात की कोरोना वायरस डिजीज जो अभी एक महामारी के रूप में फैल रहा है। स्टे होम एंड सेफ। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम एक और ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे। जय हिंद।